हेलो एवरीवन। बच्चों, पेस योर सेल्फ का लेक्चर 3 हम लोग देखेंगे सेट 2 का। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों। 19 देखो, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, किसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो देखिए, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए बच्चों ए के, तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक कह रहा है, यानी इस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के। तो चलो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में पता है, ये जो फर्स्ट रो है 0 2b-2, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं। 0 2b-2। सेकेंड रो हो गया 3 1 3, और थर्ड रो हो गया 3a 3 और -1। ये ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों? तो 0 2b -2। ठीक है, 3 1 3। अच्छा, 3a 3 और -1। अब चलो, हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो 3 है, ये इक्वल हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट को इक्वल करोगे तो 3 = 2b, यानी 2b का वैल्यू हो गया 3, यानी देयरफॉर b का वैल्यू हो गया बच्चों 3/2। b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू निकालते हैं। तो 3a का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, यहाँ -2 है ना। तो 3a = -2, देयरफॉर a का वैल्यू हो गया -2/3। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? अब देखो, इसी में और करके क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो, अब इसी का क्वेश्चन और में क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। देखो, ए मैट्रिक्स दे रखा है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू है 125। 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालना है बच्चों, पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू है 125। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 125। क्लियर है बच्चों? इतना हम लिख सकते हैं। अब ये जो क्यूब है, ये 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। ठीक है, चलो, अब यहां से ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है। देखो, P 2 2 P, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा P × P। देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो P² - 4। इसी का वैल्यू दे रखा है 5। इसी का वैल्यू दे रखा है 5। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रखा है 5 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये -4 उधर जाएगा, हमको p का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो p² = -4 उधर जाएगा, 5 + 4 यानी 9। तो p का वैल्यू हो गया ±3।
p का वैल्यू हो गया बच्चों +-3। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। चलिए देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन को आई मान लो। ठीक है, इसको हम यहीं पर आई मान लेते हैं। अब यहां पर x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रखेंगे, यानी लक्स प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाए थे। देखो जहां जहां x है, जहां जहां x है बच्चों 4 + 3 साइन x के जगह पर रखोगे 0 + π/2 -x, ये रखोगे x के जगह पर। यहाँ x है, यहाँ x है, तो 0 + π/2 -x। ठीक है, तो 0 + π/2 -x को हम π/2 -x भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए, तो साइन x के जगह पर रख दिए π/2 -x। अब नीचे आओ डिनोमिनेटर में, फिर इसी तरह 4 + 3 cos π/2 -x। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या हुआ, साइन π/2 -x, साइन π/2 -x हो गया cos x, साइन π/2 -x हो गया cos x, और cos π/2 -x हो गया sin x। ठीक है, चलिए तो रख देते हैं, साइन π/2 -x हो गया cos x log 4 + 3 cos x। ठीक है, चलो अब देखो 4 + cos π/2 -x हो गया sin x। अब बच्चों देखो क्या करना, देखो तो इसी का ठीक रेसिप्रोकल आ गया होगा, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x का देखो यहां पर रेसिप्रोकल आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, तो जरा इसको हम ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं और इसको जो है 2 मान लिए, तो ऐड करो, ऐड करो, आई और आई को ऐड करोगे तो 2i बन जाएगा। आई और आई को ऐड किए तो 2i बन गया। 0 से π/2, 0 से π/2, अच्छा log ये m हो गया, और ये log n, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है क्या, बताओ? log m प्लस log n क्या होता है? तो होता है सर log m इंटू n, log m इंटू n, यानी log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x log m इंटू n के जगह पर 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अब देखो 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x कट गया, फिर 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x ये भी कट गया, तो हो गया log 1, और log 1 का वैल्यू 0। ठीक है, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू 0, यानी i का वैल्यू 0/2, तो हो गया 0। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलो नोट तो किया हुआ है ही आप लोगों का, या फिर स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं सब। चलिए देखिए, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है क्या, क्या कह रहा है बच्चों? तो देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = sin x एक्सिस बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। देखिए y = sin x का एरिया निकालना है, किसके किसके बीच निकालना है, तो x एक्सिस और x = 0 एंड x = 2π के बीच में निकालना है।
ठीक है, तो फटाफट एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है। हम लोग जो है साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। चलो साइन एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ जीरो है। अच्छा यहाँ पाई बाई टू ले लो, यहाँ पाई ले लो। ठीक, ये एक्स एक्सिस है ना। यहाँ हो गया 3 पाई बाई 2 और यहाँ हो गया 2 पाई। चलिए नीचे आ जाइए तो जरा, यहाँ -1 और यहाँ हो गया +1। तो साइन जीरो का वैल्यू होता है 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 और साइन 2 पाई 0। चलिए इसको फेयर हैंड से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पता भी है ऐसे। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो बच्चों, हमें जो है ये जीरो से लेकर के ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जितना एरिया ऊपर में है उतना ही एरिया नीचे है। तो हम एक का इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं बच्चों, इसका एरिया निकाल लेते हैं और डबल कर देंगे तो हमको पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलो फटाफट हम एक का एरिया निकाल लेते हैं। एक का एरिया निकालते हैं बच्चों, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। अच्छा y का वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स dx। ठीक है, और डबल कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड। अब जीरो से लेकर के पाई तक, अब जहां जहां x है वहां पहले माइनस को बाहर कर दो, x के जगह पाई रखोगे तो कॉस पाई, अब माइनस लोअर लिमिट x के जगह 0। तो कॉस पाई हो गया -1, अब -1 -2 यानी 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा बच्चों। 4 स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया हो गया। क्लियर है, खूब अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तब ये फंक्शन है 2 टू द पावर x प्लस 2 -16 अपॉन 4 टू द पावर x -16। x इक्वल टू 2 है तो k है। तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है बच्चों कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x का ये k का क्या वैल्यू होगा, k का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है a पर, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल होता है बच्चों f ऑफ a के। ठीक है, अच्छा ये x टेंस टू a का मतलब हो जाएगा, इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू a, x नॉट इक्वल टू a। तो चलो एक काम करो, पहले इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर x प्लस 2 -16 अपॉन 4 टू द पावर x -16 को इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 2 का पावर x इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं -16 अपॉन इसको लिख दो 2 का पावर x का होल स्क्वायर, अब -4 का स्क्वायर। यहाँ न्यूमरेटर में से ये हो गया 4 और 16 में से 4 कॉमन ले लिए तो हो गया 2 का पावर x -4। अच्छा नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया, यानी इसका वैल्यू आ गया 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4 सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, यानी लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा इसको तो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई यहाँ कर दिए हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि f ऑफ x का वैल्यू ये वाला लिख करके और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ कर दिए हैं, तो इसका वैल्यू है 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4 और f ऑफ 2 सेंट्रल वैल्यू इसका k है। ठीक है, चलो अब जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो, देखो डिफाइंड वैल्यू आता है कि नहीं। तो हमारे पास आ गया k इक्वल टू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4
यानी 4/8 यानी 1/2, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। के का वैल्यू हो गया 1/2। क्लियर है? खूब अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सर? तो बताते हैं बच्चों क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कहां पर निकालना है? तो द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पर निकालना है जहां पर ये कर्व किसको कट कर रहा है? तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बच्चों, तो वहां पर y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है तो y का वैल्यू 0 होगा। अगर y को कट करता तब तब सर x इक्वल टू 0 होता। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू 0 यहां पुट कर दिए, यानी x-7 अपॉन x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 7,0। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखो ये u बाई भी पर बैठा हुआ है, u अपॉन भी पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u अपॉन भी पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x-7 का डिफरेंशिएशन तो x का 1 और 7 का 0। ठीक है, इनटू में x-2 इंटू x-3। ठीक है, माइनस, फिर x-2 इंटू x-3, इसका डिफरेंस, एक काम करो इसको प्रोडक्ट कर दो, आसान हो जाएगा। तो x का x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, -3x-2x -5x+6। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यही इसका हम प्रोडक्ट करके ये ले आए हैं। तो क्या हो गया, x-7 मल्टीप्लाई में और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स का हो जाएगा 1, तो -5 और 6 का 0 अपॉन वी स्क्वायर, अपॉन वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर -5x+6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं? हम ये जो डिफरेंशिएशन निकाले हैं dy बाई डी एक्स, उसमें बच्चों इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 7,0, यानी जहां जहां x है वहां वहां 7 रखेंगे। तो 7-2 5, 7-3 4। अच्छा ये 7-7 ये 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, मत लिखो इसको। अपॉन यहाँ 7 का स्क्वायर 49 -20 +6। ठीक है, यहाँ 7 है ना, 7 का स्क्वायर 35 हो जाएगा ये वाला। देखो 20 हम लिखा गया है। देखो देखो बच्चों, 7 5 जा 35 +6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 49 +6, 55 में से 35 घट गया तो 20 का स्क्वायर, ये कट गया यानी 1/20। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालोगे? तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन की जगह 0 इक्वल टू, अब स्लोप, स्लोप क्या है? तो 1/20 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7, 20y को इधर ले आओ, यानी x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है? खूब अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी का है बच्चों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है, मान लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक, बी का है 1/3 और सी का है 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो चलो हम क्या करते हैं, ए एक इवेंट ही मान लेते हैं, ठीक है, ए इवेंट दैट फर्स्ट स्टूडेंट will solve the problem, will solve the problem, ठीक है, will solve the problem, ठीक है बच्चों। चलो, अच्छा, बी इवेंट दैट सेकेंड स्टूडेंट will solve the problem, सी इवेंट दैट थर्ड स्टूडेंट will solve the problem। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? देखो बच्चों, फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व कर दे रहा है प्रॉब्लम को, तो 1/2। बी क्या होगा? बी का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी 1/3। अच्छा, पी ऑफ सी 1/4। अच्छा, इसका निगेटिव भी। अच्छा, एक और बात, ये यहाँ पर जो ए बी सी है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बच्चों, वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो चलिए, एक P ऑफ ए है 1/2, तो P ऑफ नॉट ए हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 माइनस कर दोगे यानी 1/2। P ऑफ नॉट बी हो जाएगा बच्चों, 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे यानी 2/3। P ऑफ नॉट सी हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब इस लाइन को पकड़ो, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा? इसके बारे में कोई क्या बताया है? नहीं बताया है बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कौन सॉल्व करेगा? नहीं बताया है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चन में हम यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे बच्चों। यूनियन देखिए, क्या निकालिएगा? तो यूनियन निकालिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसको हम ऐसे निकालते हैं, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। आपको पता है कि P ऑफ E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ नॉट E, ठीक है बच्चों। चलिए, अब P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, देखो ध्यान देना, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यानी कोई भी सॉल्व कर दे, ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व कर दे, सी सॉल्व कर दे, फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व कर दे, सेकेंड स्टूडेंट सॉल्व कर दे, या फिर थर्ड स्टूडेंट सॉल्व कर दे, कोई भी सॉल्व कर दे। यहाँ पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं लिखा गया है। तो आप देखो, इन सब पर कंप्लीमेंट लगाओगे तो P ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन नॉट सी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए, अब मल्टीप्लाई रूल को फॉलो करेगा, P ऑफ नॉट बी और P ऑफ नॉट सी, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, तो अब वैल्यू रखो बच्चों। अच्छा सर,
तो देखो तो 1 माइनस पी ऑफ नॉट ए 1/2, पी ऑफ नॉट बी 2/3, पी ऑफ नॉट सी 3/4। 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल, 4 1 जा 4 में से 1 जाएगा यानी 3/4। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहता है कि एग्जैक्टली वन स्टूडेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा। यानी अगर एक स्टूडेंट सॉल्व करता है तो दो को सॉल्व नहीं करेगा। सोचो जरा, अगर पहला स्टूडेंट सॉल्व करता है प्रॉब्लम को तो दूसरा और तीसरा सॉल्व नहीं करेगा, यही ना होगा। और दूसरा सॉल्व करेगा तो पहला और तीसरा सॉल्व नहीं करेगा, तीसरा करेगा तो पहला और दूसरा सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, बस हम लिख देते हैं। देखो, यानी फर्स्ट ए सॉल्व करता है तो बी और सी नहीं करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। पी ऑफ ए पता है, आप पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट बी ये है और पी ऑफ नॉट सी ये है। ठीक है, प्लस या फिर कौन सॉल्व करेगा? अगर बी सॉल्व करेगा तो ए और सी नहीं सॉल्व करेगा सर। अच्छा, अगर सी सॉल्व करेगा तब? हाँ सर, तो जब सी और ए सी सॉल्व करेगा ना तो ए और बी सॉल्व नहीं करेगा सर। सबका वैल्यू रख दीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। क्लियर है ना? हाँ सर, बोलो। चलिए अब देखिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, चलिए ले लिए। अब इरेज करते हैं। अब देखो बच्चों, से ये 25 क्वेश्चन है। वेक्टर का है बच्चों, वेक्टर का है। देखिए वेक्टर का है, कहता है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो दो द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मान लो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है और बी कैप एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो द सम ऑफ टू यूनिट, इन दोनों का सम भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यानी ए कैप प्लस बी कैप का क्या वैल्यू है? 1। यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यानी देखो ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर है, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि उन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ठीक है, तो चलते हैं, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग कि दो यूनिट वेक्टर है ए कैप बी कैप, यानी ए कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है और बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों। बिल्कुल समझ गए सर? तो हाँ सर, अच्छे से समझ रहे हैं। और इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड 1 है। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा √3, ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, हम यहां से चलते हैं। आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है मोड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए, तो ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को, इसको बच्चों लिख सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब ए कैप डॉट ए कैप, तो मोड ए कैप का स्क्वायर प्लस ए कैप डॉट बी कैप, यानी ए कैप डॉट बी कैप, फिर बी कैप डॉट ए कैप, फिर बी कैप डॉट बी कैप, मोड बी कैप का स्क्वायर। देखो बच्चों,
ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2, क्योंकि ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। हाँ सर, अब आगे बढ़िए। ए डॉट, ये ए कैप डॉट बी कैप, बी डॉट ए कैप, इसको हम लिख सकते हैं 2 a कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 1। ये 2 उधर गया तो -1/2, यानी ए कैप, अब ए कैप डॉट बी कैप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो, तो ये 1 कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगा, ये इधर है ना 1, तो इधर वाला जो है -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये जो +2 है इधर आ गया तो -1 हो गया, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आ गया -1/2। क्लियर है, चलो इतना ही रहने दो, डायरेक्ट कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे। अब देखिए मोड ए कैप माइनस बी कैप का वैल्यू निकालना है तो वही काम करेंगे। देखो मोड ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिखेंगे। चलिए तो अब आगे चलते हैं। इसी का ना वैल्यू निकालना है, तो ए कैप डॉट ए कैप, मोड ए कैप का स्क्वायर यानी 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए कैप डॉट बी माइनस बी कैप यानी -2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 2 मोड ए कैप मोड बी कैप कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों 2 - 2, ये 1 कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया, ये हो गया 3। अब यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा तो √3, ये हो गया मोड ए कैप माइनस बी कैप का वैल्यू। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, खूब मन लगा करके पढ़ो।